हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 4 मुग़ल एम्पायर का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और इसमें हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। तो यहाँ बताया गया है कि जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर में अलग अलग एरियाज़ ऐड होते गए, वैसे वैसे मुगल्स ने तरह तरह के जो सोशल ग्रुप्स थे, यानी कि वो लोग जो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, उन्हें अपने एम्पायर में भर्ती करना, रिक्रूट करना शुरू कर दिया। शुरू में ज़्यादातर जो नोबल्स थे वो तुरानी यानी कि टर्क्स थे। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखेगा, तुरानीज़। तो वो टर्किश नोबल्स थे वो, इसलिए उनको तुरानीज़ कहा जाता था। तो उनको ऐड किया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुगल्स जो थे उन्होंने ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफ़गान्स, राजपूत्स और मराठास जो थे उनको भी ऐड करना शुरू कर दिया। और उसके बाद कुछ और दूसरे जो सोशल ग्रुप्स थे उनको भी अपने एम्पायर में शामिल कर लिया, उनको भी नौकरी पे रख लिया। कहने का मतलब है कि मुगल्स की जो कोर्ट थी उसमें जितने भी नोबल्स थे ना, वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उन्होंने सभी तरह के लोगों को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया था। और जितने भी लोग एम्पायर की सर्विसेज में, यानी मुग़ल सर्विसेज में थे, उन्हें मनसबदार कहते थे। यहाँ पे आप एक टर्म देखेंगे, मनसबदार्स। तो उन्हें क्या कहते थे? उन्हें मनसबदार्स कहते थे, जो भी यहाँ पे मुग़ल एम्पायर में नौकरी करता था। जितने भी उनके नोबल्स होते थे उनको मनसबदार्स कहा जाता था। अब आगे आप एक और वर्ड देखेंगे, मनसबदार। ये टर्म जो है ये किसके लिए यूज़ की जाती थी? अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी मुग़ल सर्विसेज में होते थे उनको मनसबदार्स कहा जाता था। मनसबदार वर्ड का यूज़ ऐसे लोगों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी पोस्ट दी जाती थी या कोई रैंक मिलता था। मनसबदारी सिस्टम जो था वो मुगल्स ने चलाया था। ये मुगल्स द्वारा चलाया गया एक सिस्टम था और ये एक ग्रेडिंग सिस्टम था। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, इस तरीके से ये ग्रेड्स जो थे वो ग्रेडिंग सिस्टम जो था उस पर डिपेंड करता था मनसबदारी सिस्टम, जिसके ज़रिए मुगल्स ने अपने जो मनसबदार थे उनका रैंक यानी कि जो उनकी पोजीशन थी या उनका जो स्टेटस था, उनकी सैलरी यानी तनख्वाह और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जो सैन्य उत्तरदायित्व था, ये तीनों चीज़ें, यहाँ पे आप तीनों चीज़ें देखेंगे जैसे कि यहाँ बताया गया है, रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये जो तीनों चीज़ें थीं ये किस पे डिपेंड करती थी? ये डिपेंड करती थी उनके रैंक पे। ये सारी चीज़ें जो थी उन्होंने फ़िक्स कर दी थी, यानी जैसा रैंक होगा वैसी सैलरी होगी और वैसी ही मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। मनसबदार्स के रैंक्स जो थे उनमें बहुत सारी डिविजन्स भी थी। कोई रैंक में बड़ा होता था तो कोई छोटा होता था, किसी को हाई पोस्ट मिलती थी तो किसी को लो पोस्ट मिलती थी। और इसी रैंक के हिसाब से मनसबदार्स जो थे उनकी सैलरी जो थी उसको डिसाइड भी किया जाता था कि कितनी सैलरी उसको देनी है। जितना बड़ा रैंक होता था उसी हिसाब से उनकी सैलरी होती थी। और फिर मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो भी उसी तरीके से उनको दी जाती थी, उसी के अकॉर्डिंग दी जाती थी। और जो सैलरी और रैंक उनको दिया जाता था ना, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मूल्य जो होता है नंबर्स में, उसको ज़ात कहा जाता था। यहाँ पे आप एक और टर्म देखेंगे, ज़ात। यहाँ पे आपको एक और टर्म दिखेगी, यहाँ लिखा है ज़ात। ज़ात क्या था? एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी। तो बताया गया है कि जितनी ज़्यादा ज़ात होती थी, न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, उतनी ही हाई उनकी पोजीशन होती थी, उनकी हैसियत, उनका स्टेटस, रुतबा, उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो ज़्यादा होती थी राजा के दरबार में भी, और उसी हिसाब से उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती थी। यहाँ पे आपको दिखेगा ज़ाट रैंकिंग। यहाँ पे एक टर्म दी गई है, ज़ाट रैंकिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है, नोबल्स विद अ ज़ाट ऑफ 5000 रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000। यानी एक मनसबदार ए है और एक
बी है। ठीक है, तो जो ए है, ए मनसबदार है, उसकी कितने ज़ाट हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 5000, और जो बी है उसकी है 1000। तो कौन सी ज़्यादा हुई, 5000 वाली। अकबर के रेन में 29 मनसबदार थे जिनके रैंक जो थे, रैंक में 5000 ज़ाट आते थे। ठीक है, और जब औरंगज़ेब का टाइम आया तो ये जो मनसबदार के ज़ाट थे ये पहुंच गए कितने, 79, यानी मनसबदार जो थे उनकी संख्या कितनी होगी 79, और अकबर के टाइम पीरियड में ये 29 थी, औरंगज़ेब के टाइम में ये बढ़ गई। यानी दोनों के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था, बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। वुड दिस हैव मेंट मोर एक्सपेंडिचर फॉर द स्टेट, इसका क्या मतलब हुआ कि अकबर के टाइम पीरियड से ज़्यादा खर्चा कब होता था, औरंगज़ेब के टाइम में। तो आपको समझ आ गया होगा शायद ज़ाट रैंकिंग के बारे में। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि मनसबदार्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी अपनी सेना को लेकर। यहाँ दिया गया ना मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, अपनी सैन्य उत्तरदायित्व जिसको कहते हैं वो भी थी सेना के प्रति। उसे सवार और कैवलरी मैन को मेंटेन करना होता था। मनसबदार्स जो भी उसके कैवलरी मैन होते थे, यानी आप एक वर्ड देखेंगे आप, कैवलरी मैन। कैवलरी मैन का मतलब होता है घुड़सवार, यानी जो सैनिक घोड़े रखते थे उनको कहते थे घुड़सवार। तो जो भी कैवलरी मैन होते थे, घुड़सवार होती थी, उन्हें रजिस्टर करवाते थे वो। यहाँ पे दिया गया ना गॉट देम रजिस्टर्ड, तो उन्हें राजा के दरबार में उनको उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी, यानी कितने उसके पास मनसबदार के पास कैवलरी मैन हैं, घुड़सवार हैं, वो सब जो है रजिस्ट्रेशन जो थी उनके नंबर्स वहाँ पे लिखे जाते थे। और घोड़ों पे ब्रांडिंग लगवाते थे, यानी एक तरह से ब्रांडिंग से निशानी बनाते थे। घोड़े के पीठ के ऊपर एक लोहे का स्टैंप होता था, उसको लगाया जाता था, जिससे हर एक घोड़े की पहचान जो थी वो आसान हो जाती थी, उसको पहचानना आसान हो जाता था और कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आती थी घुड़सवार को अपना घोड़ा पहचानने में। तो इस तरीके से घोड़े पे भी ब्रांडिंग होती थी। और फिर मनसबदार को पैसे मिलते थे राजा से, जिसे वो सैलरी के रूप में अपने कैवलरी मैन को देता था। मनसबदार को सैलरी जो थी, सैलरी के रूप में जागीर दी जाती थी। यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो मनसबदार थे उनको अपनी सैलरी नहीं मिलती थी, क्या मिलता था, जागीर। जागीर क्या होती है, लैंड, जो कि किससे मिलती जुलती थी, जो कि इक्तास से मिलती जुलती थी। हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में इक्तास के बारे में। इक्तास क्या थे, इक्तास भी लैंड ग्रांट्स थे जो कि इक्तादार को दिए जाते थे, और वहाँ से क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता था। उनको इक्तादार या मुक्ति भी कहा जाता था। आगे यहाँ बताया गया है कि जो इक्तादार, जो मुक्तीज़ होते थे, जैसे कि मुक्तीज़ जो थे अपने, जो उनको लैंड दिया जाता था ना, सपोज़ दिस इज़ लैंड, ये लैंड है, और यहाँ पे इसी लैंड में जो मुक्तीज़ होते थे, मुक्तीज़ यहीं रहते थे, अपने लैंड को भी देखते थे और साथ में यहाँ पे टैक्स भी कलेक्ट करते थे। जो भी टैक्स वो कलेक्ट करते थे वो उनकी सैलरी होती थी। वैसे ही जो मनसबदार थे उनको भी लैंड दिया जाता था, जिसे उसको रेवेन्यू या टैक्स जो था वो कलेक्ट करना होता था। कुछ टैक्स जो था, कुछ रेवेन्यू जो था वो एम्परर को दे देता था, और कुछ वो अपनी सैलरी के रूप में अपने पास रख लेता था। लेकिन वो मुक्तीज़ की तरह उसी लैंड पे नहीं रहते थे। कौन, मनसबदार्स, वो अपने लैंड पे नहीं रहते थे, ना ही उन्हें एडमिनिस्टर करते थे, यानी उनकी देखभाल करते थे, यानी वहाँ का जो प्रशासन था वो नहीं देखते थे। उनके पास सिर्फ एक ही राइट होता था, एक ही अधिकार होता था, और वो क्या था, वो था रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना। और ये काम जो था, ये काम भी उसके जो सर्वेंट्स होते थे, नौकर होते थे ना, नौकर जो होते थे वो करते थे। क्या करते थे, वो टैक्स कलेक्ट करते थे नौकर। फिर मनसबदार जो थे खुद अपनी जागीर में नहीं रहते थे, बल्कि वो तो कहीं और सर्व करते थे, कंट्री के किसी और दूसरे पार्ट में नौकरी करते थे मनसबदार्स, वो वहाँ पे नहीं रहते थे। और उनके बिहाफ में उनके सर्वेंट्स जो होते थे उनके लिए टैक्स कलेक्ट करने जाते थे उनकी जागीर्स में। आगे बताया गया है कि अकबर के शासनकाल में इन जागीर, जो ये जागीर थी, इनको
बड़ी केयरफुली असेस किया जाता था, ताकि इन जागीर से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो मनसबदार की सैलरी के तकरीबन बराबर हो, इक्वल रहे, ज़्यादा ना हो ना ही कम हो। लेकिन जब औरंगज़ेब का शासनकाल आया तो सिचुएशन जो थी वो धीरे धीरे चेंज हो गई। औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में जो रेवेन्यू जागीर से कलेक्ट होता था वो मनसबदार की सैलरी से कम होता था, यानी इस टाइम पे वो इक्वल नहीं था। मनसबदार की जो संख्या थी, उनके नंबर्स थे, उसमें भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। जैसे हमने देखा ना, अकबर के टाइम में 29 था और इसके टाइम पे कितने थे, 79 थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, मनसबदार को जागीर मिलने से पहले बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। मनसबदार की जब संख्या बढ़ गई तो उनको वेट करना पड़ता था कि उनको कब मनसबदारी मिलेगी। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से जागीर की जो संख्या थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। ज़्यादा मनसबदार हो गए और जो जागीर थी, ज़मीन थी, उसकी संख्या भी कम हो गई। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि कई जागीरदार जो थे, जागीर मिलने पर ये कोशिश करते थे कि जितना ज़्यादा हो उतना टैक्स वो कलेक्ट कर लें, यानी जितना हो सके उतना पैसा वो समेट लें। बाद में उन्हें पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब उनकी जागीरदारी उनसे छीन जाएगी। औरंगज़ेब इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया था, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो किसान थे उनको बहुत सारी मुश्किलों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा पीजेंट्री को। पीजेंट्री होते किसान। अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक अपना, ज़ब्त एंड ज़मींदार्स। इसमें बताया गया है कि मुगल्स की इनकम का मेन सोर्स था किसानों की जो फसल थी, उससे जो टैक्स मिलता, रेवेन्यू मिलता था ना, टैक्स, वो था। ज़्यादातर जगहों पर किसान जो थे रूरल एलिट्स, यहाँ पे एक वर्ड है आपको दिखने को मिलेगा, रूरल एलिट्स। रूरल एलिट्स का मतलब होता है जो गांव में सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं, जो गांव में सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं उनको रूरल एलिट्स कहा जाता है। तो उनमें आते थे विलेज के हेडमैन थे, या फिर जो विलेज का हेडमैन होता है मुखिया, या फिर जो लोकल चीफ्टेंस होते थे वो, मतलब स्थानीय सरदार जो थे, उनके माध्यम से टैक्स जो था वो पे किया जाता था। मुग़ल सभी इंटरमीडियरीज़ के लिए, फिर चाहे वो लोकल विलेज के हेडमैन हो या फिर पावरफुल चीफ्टेंस हो, शक्तिशाली सरदार हो या फिर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएटर्स होते थे जो राजा और जो टैक्स देते थे ना, सपोज़ ये रूलर है, रूलर के बाद ये इंटरमीडियरी है और यहाँ पे किसान है। ये है रूलर, ये है इंटरमीडियरी और ये है पीजेंट। तो ये क्या हुआ, ये मीडिएटर हुआ। मीडिएटर मतलब कि जो बीच का होता है, बिचौलिया, उसको इंटरमीडियरीज कहा जाता था। तो उसमें कौन आता था, उसमें आते थे लोकल विलेजेस के हेडमैन, यानी गांव का जो मुखिया होता था या कोई भी शक्तिशाली सरदार, चीफ्टेंस होते थे, वो आते थे। तो सभी के लिए एक ही टर्म यूज़ होती थी, वो थी ज़मींदार। वो टर्म यूज़ होती थी उनके लिए, ज़मींदार। यहाँ पे वर्ड देखेंगे आप, ज़मींदार। उसके बाद आगे बताया गया है कि अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल, उन्होंने 10 साल यानी कि 1570 से लेकर 1580 तक, अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था उसका नाम था टोडरमल। ये एक राजपूत राजा था। इसने 1570 से 80 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या किया था इसने, उस टाइम पीरियड में क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन थी, उनके प्राइजेस और जो एरिया कल्टीवेट किया जाता था ना, जिस पे क्रॉप्स उगाई जाती थी, इन सब का बड़ी केयरफुली दौरा किया, सर्वे किया, और इसी डाटा के बेसिस पे हर एक क्रॉप पर कैश के रूप में रेवेन्यू फिक्स कर दिया। इसी तरह से हर एक प्रांत को, यानी जो प्रोविंसेस थे, उनको रेवेन्यू सर्कल्स, यानी जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना था ना, उनमें डिवाइड कर दिया। और हर एक क्रॉप जो थी उसके लिए अलग अलग रेवेन्यू, उन्होंने रेवेन्यू रेट्स जो थे वो रख दिए। इस तरीके से उन्होंने टोडरमल जो थे उन्होंने काम किया। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इस सिस्टम को ज़ब्त कहा जाता था। यहाँ पे आप एक टर्म और देखेंगे, ज़ब्त। तो ये टर्म जो थी ये किस लिए यूज़ की जाती थी, ये रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती थी टर्म। ये सिस्टम उन जगहों पर फेमस या पॉपुलर था जहाँ पर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स लैंड का सर्वे कर सकते थे और केयरफुली उनका हिसाब किताब भी रख सकते थे।
ऐसे सर्वेस जो थे 2 जगह पे किए गए थे। यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा, गुजरात और बंगाल। इन दोनों एरियाज़ जो थे यहाँ पे ये सर्वे नहीं कर पाए थे। उसके बाद आगे बताया गया है कि कुछ एरियाज़ में ज़मींदार इतने ज़्यादा पावरफुल थे, इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर उनका शोषण करते थे, शोषण मीन्स कि उनको अगर यूज़ करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, तंग करते थे, परेशान करते थे, तो वो ज़मींदार रिवोल्ट भी कर सकते थे। और कभी कभी एक ही कास्ट के ज़मींदार और किसान एक साथ मिलकर मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़ विद्रोह कर देते थे। 17वीं सेंचुरी के एंड में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुग़ल एम्पायर की जड़ों को हिला दिया था। यानी ऐसे जो विद्रोह हुए, ऐसे जो भी रिवोल्ट्स हुए, उसकी वजह से मुग़ल एम्पायर जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान से गुज़रा था, काफ़ी ज़्यादा हिल गया था। अकबरनामा और आईन अकबरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अकबर ने अपने क्लोज़ फ्रेंड और दरबारी, जिसका नाम था अबुल फ़ज़ल, अब यहाँ पे देखेंगे आप एक और नाम, अबुल फ़ज़ल। अबुल फ़ज़ल कौन थे? अबुल फ़ज़ल एक तो अकबर के क्लोज़ फ्रेंड थे और साथ में उनके कोर्टियर भी थे। तो अबुल फ़ज़ल जो थे उनको इन्होंने ऑर्डर दिया कि वह उनके जो शासनकाल की जो हिस्ट्री है वो लिखे। अबुल फ़ज़ल ने ये हिस्ट्री 3 वॉल्यूम्स में लिखी और इसका टाइटल है अकबरनामा। यहाँ पे एक और नाम दिखेगा आपको। अकबर का जो पूरा जो उसकी बुक लिखी थी वो थी हिस्ट्री की जो बुक थी वो थी अकबरनामा, जिसमें अकबर की पूरी हिस्ट्री जो है वो दी गई है। पहली वॉल्यूम में अकबर के जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनके बारे में लिखा गया है। दूसरी वॉल्यूम में अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया है। तीसरी वॉल्यूम आईन अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन यानी जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, हाउस होल्ड यानी घराने के बारे में लिखा गया है। आर्मी यानी सेना के बारे में, रेवेन्यू यानी जो टैक्स कलेक्ट करते थे, राजस्व जिसको कहते हैं, उसके बारे में, और उसके एम्पायर की जोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में लिखा गया है आईन अकबरी में। साथ में इस वॉल्यूम में उस टाइम पीरियड के लोगों के ट्रेडिशंस और कल्चर्स के बारे में भी बताया गया है। जो उस टाइम पे लोग होते थे उनके कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में भी बताया गया है। आईन अकबरी का सबसे इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है अलग अलग तरह की चीज़ों, जैसे कि फसलों, उनकी प्रोडक्शन, उनके प्राइजेस, मज़दूरों की जो सैलरी होती थी, जिसको मज़दूरी कहते थे, तनख्वाह जो होती थी वो, और रेवेन्यू, इन सब की स्टैटिस्टिकल डिटेल्स जो हैं, यानी उनकी डिटेल्स पूरे तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में दी गई हैं। किसमें? आईन अकबरी में। तो ये था अकबरनामा और आईन अकबरी। अब हम डिस्कस करेंगे अ क्लोज़र लुक अकबर्स पॉलिसीज़, अकबर की जो नीतियाँ थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ बताया गया है अकबर ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ब्रॉड फीचर्स निर्धारित किए थे और इन सब फीचर्स को अबुल फ़ज़ल ने अकबरनामा, स्पेशली जो एक बुक थी ना आईन अकबरी, उसमें लिखा था। अबुल फ़ज़ल के अकॉर्डिंग मुग़ल एम्पायर कई प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिन्हें सूबा कहते थे। एक और वर्ड आप देखेंगे यहाँ पे, सूबा। तो ये क्या थे? प्रोविंसेस थे। प्रोविंस को हिंदी में कहते हैं प्रांत, एरिया। तो कुछ एरियाज़ में वो डिवाइडेड थे और इन सूबास को जो भी गवर्न करते थे, जो भी इन पे मतलब इन सबको देख रहे थे, उन्हें सूबेदार कहते थे। जैसे हमने पढ़ा ना, इक्ता को देखने वाले इक्तादार होते थे, मुक्तीज़ भी कहते थे उनको, वैसे ही सूबास को देखने वाले जो थे वो सूबेदार कहलाते थे। यहाँ पे एक और टर्म होगी सूबेदार। तो इनको सूबेदार देखते थे, जो पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों प्रकार के कार्यों को देखते थे। और इन सूबास में कानून और व्यवस्था यानी पीस एंड ऑर्डर जो था उसको बनाए रखने में मतलब बनाए रखने का काम जो था वो किनका था? सूबेदार का था। सूबेदार को कुछ दूसरे ऑफिसर्स का भी सपोर्ट मिलता था इसमें, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर। यहाँ पे आप बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम देखेंगे। फर्स्ट नेम है मिलिट्री पे मास्टर, जिसको बख्शी कहा जाता था। उसके बाद दूसरा नाम है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रनेज।
जिसको सद्र कहते थे। इसका क्या काम होता था? सद्र जो था वो धर्म और धर्म से रिलेटेड कामों को देखता था। मिलिट्री कमांडर यानी सेना नायक जिसे फौजदार कहते थे, और टाउन पुलिस ऑफिसर जिसे कोतवाल कहते थे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। एक है बख्शी, सद्र, फौजदार, कोतवाल। तो ये सारे जो ऑफिसर्स थे ये किसको हेल्प करते थे? ये सूबेदार को हेल्प करते थे। उसके बाद आप आगे देखेंगे नूरजहाँ's इन्फ्लुएंस इन जहांगीर्स कोर्ट, यानी जहांगीर के दरबार में उसकी जो वाइफ थी नूरजहाँ, उसका क्या इन्फ्लुएंस था, उसका क्या प्रभाव था। यहाँ आप एक नाम देखेंगे मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो था ये नूरजहाँ का ही नाम था। नूरजहाँ नाम जो था वो तो जहांगीर ने खुद दिया था। तो यहाँ बताया गया है नूरजहाँ जो थी मेहरुनिसा जो थी, पहले उसका नाम मेहरुनिसा ही था। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से शादी की थी और फिर उसे जहांगीर ने नूरजहाँ का टाइटल दिया। नूरजहाँ जो थी वो जहांगीर के प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादार थी, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी, और उस समय उसे समय समय पे वो सपोर्ट भी करती थी। नूरजहाँ के सम्मान में, यानी उसको रिस्पेक्ट देने के लिए जहांगीर ने सिल्वर के कॉइन्स भी जारी किए थे, जिसमें एक साइड जहांगीर का टाइटल था तो दूसरी साइड लिखा था रानी बेगम नूरजहाँ। यहाँ लिखा हुआ है ना, रानी बेगम नूरजहाँ। उसके नाम के उसने कॉइन्स भी जो थे वो बनवाए थे चांदी के। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में एक डॉक्यूमेंट की पिक दी गई है, ये आपको दिखेगी एक पिक। यहाँ पे आपको कुछ सील्स दिखेंगी। सील्स होते हैं सिक्के, मोहरे। तो ये नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया फरमान है। फरमान होता था रॉयल ऑर्डर, जो सरकारी फरमान होता था, शाही फरमान जिसको कहते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर शेप में भी आपको सील दिखेगी, यानी मोहर, उसकी पिक्चर दिखेगी, जो क्या बताती है? जो बताती है स्पेशल और ग्रेट क्वीन नूरजहाँ बादशाह बेगम। यहाँ लिखा हुआ है ना, नूरजहाँ बादशाह बेगम, बेगम का आदेश। और जो राउंड सील है, यहाँ पे एक राउंडेड सील भी आपको दिखेगी, ये है राउंडेड सील। इस राउंडेड सील में ये जो राउंडेड सील है ये बताती है शाहजहाँ के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी शानदार बन गई, यानी शाहजहाँ की इतनी वो उसके ऊपर मेहर हुई कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। शाहजहाँ इतना उससे प्यार करता था नूरजहाँ से। आगे लिखा है हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ बादशाह इस एज की बेस्ट लेडी बने। ऐसा इस राउंडेड सील में लिखा गया है। ये जो राउंडेड सील आप देख रहे हैं इसमें लिखा गया है। चलिए उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अकबर के नोबल्स जो थे वो बहुत ही बड़ी आर्मीज़ को कमांड भी करते थे और बड़ी मात्रा में रेवेन्यू जो था इकट्ठा करते थे। जब तक वो नोबल्स ऑनेस्ट रहे, वफ़ादार रहे, मुग़ल एम्पायर का काम जो था वो सक्सेसफुली चलता रहा। लेकिन 17वीं सेंचुरी के एंड तक कई नोबल्स जो थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स, यानी अपने स्वतंत्र ताने बाने बुनना शुरू कर लिए, यानी वो इंडिपेंडेंट हो गए। एम्पायर के प्रति उनकी जो वफ़ादारी थी वो उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से कमज़ोर पड़ गई, यानी उनको अपने सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट दिख रहे थे, एम्पायर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद बताया गया है कि 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मण्स, जेजुइट प्रीस्ट होते हैं जो रोमन कैथोलिक्स थे, और ज़ोरेस्ट्रियंस, उसके फॉलोअर्स के साथ उसने रिलीजन के मामलों पर कुछ डिस्कशंस वगैरह की। इन सब रिलीजन के लोगों को उसने बुलाया और उनके साथ बैठ के कुछ डिस्कशंस की। ये सारी डिस्कशंस इबादत खाना में हुई। एक रूम होता था, उसको नाम दिया गया था इबादत खाना, जहाँ पे हर धर्म के लोग जो थे वो आते थे। अकबर का इंटरेस्ट लोगों के अलग अलग धर्मों और रीति रिवाजों में था। अकबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था लोगों के, उसको बहुत अच्छा लगता था कि अलग अलग लोगों से वो मिले जिनके अलग अलग धर्म हों, अलग अलग उनके रीति रिवाज हों। उसे बहुत इंटरेस्ट होता था उन चीज़ों में। अकबर की इंटरेक्शन जब अलग अलग धर्म के लोगों के साथ हुई ना, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि जो विद्वान धार्मिक रीति, यानी जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं और नीति पर ज़्यादा स्ट्रेस देते ना,
वे अक्सर बायगट होते हैं। बायगट यानी कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेकर। यानी अगर उन्होंने कोई बात कह दी, यहाँ पे एक और वर्ड देखेंगे आप, बायगट। बायगट का मतलब होता है कट्टर, तो बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं। आपको यहाँ भी एक वर्ड दिखेगा, यहाँ देखिए आप, बायगट, एन इंडिविजुअल हु इज़ इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सनस रिलीजियस बिलीव्स और कल्चर। वो व्यक्ति जो किसी दूसरे धर्म को के लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं देता, सिर्फ अपने धर्म को ही वो ऊंचा मानता है, तो उसको कहते हैं बायगट। तो अकबर का कहना था कि जो भी लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हैं ना, रिलीजियस रिचुअल्स, कि हाँ भाई धर्म में ऐसा होना चाहिए, ये वाले कस्टम्स जो हैं होने चाहिए, तो वो लोग जो होते हैं वे अक्सर क्या होते हैं, कट्टर होते हैं। और उन सब की जो रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं उससे लोगों में डिविजन्स या फिर डिसहार्मनी यानी बेतुकापन या कुछ असंगति वगैरह ऐसे पैदा कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं जो कि समाज के लिए। ये एक्सपीरियंस अकबर को सुलेकुल और यूनिवर्सल पीस यानी जो सर्वत्र शांति, यूनिवर्सल पीस होता है यानी सब जगह शांति होनी चाहिए, कहीं भी लड़ाई झगड़ा जो नहीं होना चाहिए, उसके विचार की ओर ले गए। उसको ये विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे पूरे दुनिया में शांति जो है, पीस जो है वो आ जाए। और टॉलरेंस का जो आइडिया है, जहाँ पे सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है, टॉलरेशन यानी हर एक धर्म को टॉलरेट किया जाए, हर एक धर्म को रिस्पेक्ट दी जाए, तो वो अलग अलग रिलीजन के लोगों में डिस्क्रिमिनेशन या अंतर नहीं करता, बल्कि वो तो फोकस करता है एक ऐसे मॉरल सिस्टम पे जो सब जगह लागू किया जा सके, सब जगह एप्लीकेबल हो, जिसमें सिर्फ ऑनेस्टी हो। यहाँ पे आप एक और वर्ड देखेंगे, जिसमें सिर्फ ऑनेस्टी हो, जस्टिस हो, पीस हो। ऑनेस्टी क्या होती है? ऑनेस्टी होती है वफादारी, जस्टिस होता है न्याय, और पीस होती है शांति। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। अगर यूनिवर्स को पीसफुल बनाना है तो क्या करना चाहिए, उसमें ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। यानी अकबर ने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इन्हीं चीज़ों पे दिया। एक तो इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, और साथ में पीसफुल होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे उसने ज़्यादा स्ट्रेस दिया। उसके बाद बताया गया है कि जो अबुल फजल थे, उन्होंने भी सुलेकुल के जो आइडियाज़ थे उस पर ही अकबर को अपना प्रशासन चलाने के लिए गाइड किया। यानी जो भी उसने सुलेकुल में जो प्रिंसिपल्स रखे थे, जो सिद्धांत थे उसके, जिन पे वो बेस था, ठीक है, उसी पे उसको कहा कि तुम इन्हीं रूल्स पे, इन्हीं रेगुलेशंस पे अपना जो शासन है उसको चलाओ, प्रशासन को देखो। और यही प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत जो थे जहांगीर और शाहजहां, उन्होंने भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अपनाए, उनको भी फॉलो किया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सुलेकुल के बारे में। अकबर की जो सुलेकुल पॉलिसी थी, ठीक है, सुलेकुल पॉलिसी का उनके बेटे जहांगीर ने कुछ इस तरीके से वर्णन किया है, यहाँ पे नीचे वर्ड्स में दिया हुआ है ना। सुलेकुल के अकॉर्डिंग सभी वर्गों और धर्मों के जो लोग थे, फॉलोअर्स थे, वो सब उस डिवाइन गॉड की नज़र में इक्वल थे, यानी भगवान की नज़र में सब इक्वल थे। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसके चारों ओर सिर्फ समुद्र था, विरोधी धर्मों के फॉलोअर्स यानी ओपोजिट रिलीजन के जो फॉलोअर्स थे वो भी थे। तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए भी जगह थी, यानी हर किसी के लिए जगह थी। यहाँ पर इनटॉलरेशन का जो मार्ग था वो बंद था। इनटॉलरेशन क्या होता है? इनटॉलरेशन होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा था ना, बायगट। बायगट में क्या था कि जो लोग दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट नहीं करते, सिर्फ अपने रिलीजन की ही रिस्पेक्ट करते हैं, यानी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको इनटॉलरेंस कहा जाता है, इनटॉलरेट पर्सन कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अकबर का जो सुलेकुल के प्रिंसिपल्स थे, वो इनटॉलरेशन का जो मार्ग था वहाँ पे बिल्कुल बंद था। इनटॉलरेशन को बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं करते थे। यहाँ सुन्नी और शिया जो मुसलमान थे ना, वो एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, और क्रिश्चियंस और ज्यूज़ जो थे वो भी एक ही चर्च में प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे। और अकबर ने लगातार सुलेकुल का ये जो प्रिंसिपल था, ये जो सिद्धांत थे, उसको फॉलो किया अच्छे तरीके से। आगे यहाँ पे साइड में बताया गया है
यहाँ आप देखेंगे कि अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के को फ़ारसी में ट्रांसलेट किया था। फ़ारसी यानी उसकी अपनी लैंग्वेज थी, पर्शियन लैंग्वेज में किया था। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट थे। और ये जो ट्रांसलेशन का काम था ना, ये काम जो था ये फ़तेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना जो था वहाँ पे किया गया था, या एक ट्रांसलेशन ब्यूरो जो था वो बनवाया गया था इस काम को करने के लिए। यानी उन जगहों पे, यहाँ पे एक दो टर्म्स देखेंगे आप, एक तो है मकतब खाना और एक है ट्रांसलेशन ब्यूरो, जहाँ पे ट्रांसलेशन का काम किया जाता था। यानी जो हिंदी में या संस्कृत में लिखा होता था उसको ट्रांसलेट करते थे वो अपनी लैंग्वेज में, ताकि उनको समझ आ सके। तो इस काम के लिए उन्होंने फ़तेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो जो था वो बनवाया था। महाभारत, रामायण, यहाँ पे कुछ एपिक्स के नाम भी दिए गए हैं, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ नोटेबल संस्कृत एपिक्स की ट्रांसलेशन भी की गई थी। आगे आप एक और वर्ड देखेंगे यहाँ पे, रज़्मनामा। ये क्या था? रज़्मनामा जो था ये महाभारत का फ़ारसी ट्रांसलेशन है, पर्शियन ट्रांसलेशन है। उसमें महाभारत के इवेंट्स को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है, मतलब अच्छे तरीके से इलस्ट्रेशंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और पिक्चर्स के साथ उसको दिखाया गया है रज़्मनामा में। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं द मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। इसमें बताया गया है कि मुग़ल एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी और मिलिट्री एफिशिएंसी थी, उसी की वजह से उनका जो व्यापार था, ट्रेड था, वो काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा था। यानी उनके ट्रेड में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। विदेशी यात्रियों ने भी इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में ही बताया जाता था। इतना धनी देश था, इतना अमीर देश था कि उनको लगता था कि ये तो हमने किस्से कहानियों में ही पढ़ा है कि इतने अमीर देश हो भी सकता है। लेकिन यही जो यात्री थे बहुत हैरान भी थे, क्योंकि इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी भी थी। सोसाइटी में ऐसी इनइक्वालिटीज़ साफ दिखाई देती थी। शाहजहाँ के शासनकाल में के 20वें साल के डॉक्यूमेंट्स से हमें पता चलता है, यहाँ आगे बताया गया है कि जो शाहजहाँ थे उनके 20th ईयर्स होता है, यानी 20वें साल के डॉक्यूमेंट्स जो थे उनसे हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको हाईएस्ट पोजीशन मिली थी कुल 8000 में से सिर्फ कितने 445 ही थे। यानी 8000 में से सिर्फ 445 जो थे, 8000 तो टोटल थे, 445 जो थे उनको हाईएस्ट पोजीशन मिली थी और ये टोटल थे। तो इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ जो थी उस टाइम पे होती थी। टोटल मनसबदार की छोटी संख्या यानी कि 5.6% को ही टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू का 61.5% एज अ सैलरी मिलता था, जो कि उनके लिए और उनके सोल्जर्स के लिए ही होता था। तो यहाँ देखेंगे कितनी सारी डिस्पैरिटीज़ थी, कितने सारे डिफरेंसेस थे उनकी सैलरी में। मनसबदार की टोटल संख्या जो थी इसका सिर्फ 5.6% जो था उसको टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो था उसका 61.5% जो था सैलरी के रूप में मिलता था। यानी सिर्फ 5.6 मनसबदार को 61.5% जो था टोटल सैलरी का मिलता था, जो कि उनके लिए और उनके सोल्जर्स के लिए होता था, जो कि बहुत कम था। आगे बताया गया है मुग़ल एम्परर्स और उनके जो मनसबदार होते थे उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती, तो अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो सैलरीज़ और गुड्स यानी कि चीज़ें ख़रीदने पर लगा देते थे, उस पर ही खर्च करते थे। इस खर्चे से आर्टिसंस होते हैं शिल्पकार, तो जो शिल्पकार थे और जो पीजेंट्री यानी किसान जो थे उनको ही ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि वे लोग जो थे वो ही मनसबदार को गुड्स यानी कि चीज़ें और फसलें जो थी वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन जो रेवेन्यू था वो इतना ज़्यादा था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मीन्स कि जो किसान थे या फिर जो शिल्पकार थे उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा ही कम पैसा बचता था। यानी उनके पास पैसा ही नहीं बचता था कि वो किसी और चीज़ में भी इन्वेस्ट कर सके, कहीं और भी अपना पैसा जो था वो खर्च कर सके।
इनमें से जो लोग बहुत गरीब थे मुश्किल से ही अपना पेट भरते थे। अब इनमें कुछ बहुत गरीब लोग भी थे जो कि जिनका कि खाना भी जो था वो पॉसिबल नहीं हो पाता था, उनका वो पेट भी नहीं भर पाते थे अपना प्रॉपर तरीके से। वे लोग अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ यानी बढ़ाने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज जैसे कि औज़ार जो थे, यहाँ पे टर्म देखिएगा पे टूल्स एंड सप्लाईज़, तो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंक्रीज़ करने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज जैसे कि औज़ार हो गए या फिर दूसरी वस्तुएं थी, उनमें इन्वेस्ट करने की बात तो वो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान जो ज़्यादा अमीर होते थे, शिल्पकारों के जो ग्रुप्स होते थे, समूह होते थे, और व्यापारी और महाजन ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। यानी जो अमीर थे वो ज़्यादा अमीर हो रहे थे और जो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। आगे इसमें बताया गया है पैराग्राफ में कि मुगल्स के जो नोबल्स थे ना, उनके पास बहुत ज़्यादा धन और संसाधन थे, रिसोर्सेज थे उनके पास, जिनके कारण 17वीं सेंचुरी के एंड में वे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। कई बार तो वो मुग़ल एम्परर से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे। जैसे जैसे मुग़ल एम्परर्स की अथॉरिटी डिक्लाइन यानी कि ख़त्म होने लगी ना, वैसे वैसे उनके जो सर्वेंट्स थे यानी जो भी नोबल्स थे जो कि अलग अलग जगह पे सर्व कर रहे थे, वो सारे खुद ही शक्तिशाली केंद्र बन गए, यानी वो मुग़ल एम्परर से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। और उनमें से कुछ नोबल्स ने तो अपनी नई डायनेस्टीज़ यानी अपने नए राज्य भी स्थापित कर लिए थे। और हैदराबाद और अवध, यहाँ पे दो नाम आप देखेंगे, हैदराबाद और अवध, ये दोनों एरियाज़ जो थे ये एग्जाम्पल हैं उन प्रोविंसेस की जिन पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन फिर भी वे लोग जो थे दिल्ली के मुग़ल एम्परर को अपने मास्टर के रूप में मान्यता देते थे, उनको एक्नॉलेजमेंट देते थे। और फिर 18वीं सेंचुरी तक एम्परर के कई प्रोविंसेस ने अपनी इंडिपेंडेंट एम्पायर के जो कई प्रोविंसेस थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान जो थी वो बना ली थी। इनके बारे में हम चैप्टर 10 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक है यहाँ पे किंग्स एंड क्वींस। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 16वीं सेंचुरी में मुगल्स के लगभग समकालीन होते हैं एक ही काल में, एक ही टाइम पीरियड में, यानी मुग़लों के ही काल में संसार के विभिन्न भागों में कई और राजा रानियाँ भी रूल कर रहे थे उस टाइम पे। सिर्फ एक अकबर ही रूल नहीं कर रहा था या मुगल्स ही रूल नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे बहुत सारे रूलर्स जो थे वो रूल कर रहे थे। कहने का मतलब है कि जिस टाइम पीरियड में मुगल्स ने रूल किया था, सेम टाइम पीरियड में पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे और भी राजा या रानी जो थे वो रूल करते थे। और उन्हीं सब में आता है ऑटोमन टर्की के सुल्तान सुलेमान का शासनकाल, जो कि कब तक था, जो कि 1520 से 1566 तक था। जो टर्की के सुल्तान थे उनका नाम था सुलेमान। तो इन्होंने रूल किया था 1520 से लेकर 1566 तक। आगे बताया गया है कि उनके राज में क्या हुआ था। उनके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार मीन्स की होता है एक्सपेंशन। कहाँ तक फैला था वो? यूरोप की तरफ, यूरोप तक उनका एक्सपेंशन हुआ। वो जो राजा था, सुल्तान था, उसने हंगरी को अपने राज्य में मिला लिया और ऑस्ट्रिया को भी घेर लिया। और उसकी जो आर्मीज़ थी उन्होंने बगदाद और इराक उनको भी हथिया लिया। मोरक्को तक, साउथ अफ्रीका का बहुत सारा हिस्सा जो था ऑटोमन अथॉरिटी को मानता था, उनकी अथॉरिटी को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन एम्पायर की नेवी को रिकंस्ट्रक्ट किया, यानी उसने जो उनकी नेवी थी उसको दोबारा से बनाया। जब ऑटोमन टर्की ने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में अपनी नेवी भेजी तो उनका कंपटीशन वहाँ पे स्पेन के साथ शुरू हो गया। और फिर अरेबियन सी में उन्होंने पोर्चुगीज़ को भी चैलेंज किया। सुल्तान सुलेमान जो थे उनको एक टाइटल दिया गया था कानूनी। यहाँ पे आप एक टाइटल देखेंगे, कानूनी, द लॉ गिवर। ये टाइटल इसलिए दिया गया था क्योंकि उनके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम और कानून जो थे वो बनाए गए थे। और इन सब रूल्स रेगुलेशंस की एक ही एम थी, वो क्या थी कि उन्हें अपने बढ़ते हुए साम्राज्य के अलग अलग एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए
अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स थे, यानी प्रशासन करने के जो तरीके थे, उसको इस तरह से स्टैंडर्डाइज़ किया जाए, यानी एक्यूरेट बनाया जाए कि जो किसान थे उनको बेकार और भारी टैक्स से बचाया जा सके। आगे जाकर 17वीं सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन मीन्स कि जब वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, उसके बाद भी जो सुलेमान कानूनी के काल को लोग जो थे, आने वाले जो रूलर्स थे, वो एक आदर्श शासनकाल के रूप में याद करते थे। यानी उनकी गवर्नेंस इतनी अच्छी थी कि उसको आइडियल गवर्नेंस के रूप में आगे वाले जो सुल्तान थे उन्होंने उसको याद किया। आगे बताया गया है कि और भी बहुत सारे रूलर्स रूल करते थे उसी टाइम पीरियड में जब अकबर का रूल था। जैसे कि यहाँ पे नाम देखेंगे आप, क्वीन एलिज़ाबेथ, जिसने 1558 से 1603 में रूल किया था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। तो ये इंग्लैंड की शासक रानी थी। ईरान का सफ़ाविद रूलर शाह अब्बास, एक और नाम आप देखेंगे यहाँ पे। ईरान का रूलर जो था, सफ़ाविद रूलर, उसका नाम था शाह अब्बास। तो शाह अब्बास जो थे उन्होंने 1588 से लेकर 1629 तक रूल किया, और इनसे कहीं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रशियन रूलर रहा जिसका नाम था ज़ार आइवन IV वैसिलेविच, जिसने 1530 से लेकर 1584 तक रूल किया, जो आइवन द टेरिबल के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हुआ। अब मिलेंगे आपसे किसी और नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में।